तमाम वक्फ इदारे उम्मीद सेंट्रल पोर्टल में जल्द से जल्द अपनी मालूमात व तफसीलात दर्ज करें। 5 दिसंबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। बेंगलुरु में मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और सैयद अशरफ की अपील। रोजनामा पासबान के एडिटर, केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और आंजहानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल के सिलसिले में मीडिया से गुफ्तगू की। उबैदुल्ला शरीफ ने उम्मीद पोर्टल में मालूमात दर्ज करने का तरीका और क्या क्या चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत है, इस पर अपना प्रेजेंटेशन पेश किया और कहा कि उम्मीद सेंट्रल पोर्टल में पूछी गई मालूमात को भर्ती करने में किसी भी तरह का झिझक या खदशात में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। वफ़ के तहत आने वाले मसाजिद हों, दरगाहें, कब्रस्तान, ईदगाहें, खानकाहें, तमाम इदारों के ज़िम्मेदारान पहली फुर्सत में उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारे मुल्क में बीजेपी हुकूमत ने जिस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया 5 अप्रैल 2025 से ये एक्ट लागू हो गया है। कई मजहबी व मिली इदारे, कई अजीम शख्सियतों ने सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी कोशिश की कि इस एक्ट को रोका जाए या स्टे मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एक्ट को स्टे नहीं दिया। सिर्फ 3 ही पॉइंट्स के ऊपर एक टेम्पररी स्टे मिला है। अब हमारे सामने एक अहम मसला है कि एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसको सारे हिंदुस्तान में तमाम वक्फ बोर्ड को, तमाम इदारों को ये हिदायत दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसके वेबसाइट पे एक पोर्टल बनाया गया है, उम्मीद पोर्टल बोलकर। उस पोर्टल में जो है हिंदुस्तान में जितनी भी जायदादें हैं, वक्फ की जायदादें हैं, उसको जो है उसमें तमाम तफसीलात जो है उसमें अपलोड करना है। उसका एक मैनुअल भी है और उसकी तारीख जो है अगले महीने यानी दिसंबर 5 तारीख तक जो है तमाम तफसीलात को उस पोर्टल में अपलोड करना होगा। और ये जिम्मेदारी उन तमाम इदारों की है, इदारों की मैनेजिंग कमेटी हो, मुतवल्ली हो, सज्जादे हो, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उन औक़ाफ़ी इदारों की तफसीलात इस पोर्टल पर डालें। वक्त बहुत कम है, हालांकि कोशिशें हो रही है कि ये जो डेडलाइन 5 दिसंबर की है उसको और वक्त लिया जाए। वक्त हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन तफसीलात औक़ाफ़ी इदारों के डालना ज़रूरी हो गया है। मैं समझता हूँ कर्नाटक में 35,000 से ज़्यादा औक़ाफ़ी जायदादें हैं। इन औक़ाफ़ी जायदादों के तफसीलात पोर्टल में डालना ज़रूरी है। कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और तैयारी भी कर रहा है कि इस पोर्टल में तमाम तफसीलात डाली जाए। अब क्या तफसीलात डालनी है, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। हमें इससे घबराना नहीं है। हमारे मुतल्ली हजरात को जो है इन तफसीलात को देने में हमें घबराना नहीं है। हमें इस वक्त जो है जोश से और जज्बात से काम नहीं लेना है, बल्कि समझदारी
और अक्लमंदी से काम लेते हुए जो जो तफसीलात डिटेल पूछे गए हैं वो इस पोर्टल में डालना ज़रूरी है। मैं आपसे कुछ चीज़ें इस पर दिखाएंगे हम कि क्या चीज़ें डालनी हैं। ये एक्ट जो है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल बोलकर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मातहत है। जैसे ही हम उस पोर्टल को डाल जाएंगे, ऑन करेंगे, तो वहाँ कई चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे कि मुतवल्ली का नाम डालना पड़ेगा। उससे पहले वो क्या मुतवल्ली है या मैनेजिंग कमेटी है या एडमिनिस्ट्रेटर है, ये तफसीलात डालने के बाद उनको दूसरा नंबर पे आएगा अपॉइंटमेंट। उनको कौन अपॉइंट किए हैं, क्या वो वाकिफ़ हैं या वो भाई वक्फ बोर्ड ने उनको अपॉइंट किया है या वो हेरिडिटरी मुतवल्ली है। ये रजिस्ट्रेशन का मामला है, ये कैटेगरी में आएगा कौन अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद कौन अपॉइंट किया आएगा। भाई कोर्ट से अपॉइंट हुए हैं या मुतवल्ली हैं वो, या स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, या जो है वक्फ बोर्ड ने अपॉइंट किया है, या हेरिडिटरी हैं। ये डालने के बाद जो है उनका नाम डालना पड़ेगा पूरा। उनका नाम डालने के बाद उनके वालिद का नाम डालना पड़ेगा। वालिद के नाम के बाद जो है उनकी पैदाइशी तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी। उसके बाद वो क्या औरत हैं मर्द हैं वो दाखिला करना पड़ेगा, वो तमाम। उसके बाद जो है वो कौन से सिटीज़न हैं, जाहिर बात है सभी जो है हिंदुस्तानी है, इंडियन सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न डालना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंडेटरी है वो जो है उनका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। जो मुतवल्ली है या मैनेजिंग कमेटी के किसी मैनेजिंग कमेटी के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको उनका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। जैसे ही मोबाइल नंबर देंगे उसके बाद आएगा सेंड OTP। वो दबाने के बाद उनके मोबाइल पे एक OTP आएगा। उस OTP को आने के बाद जो है वेरीफाई OTP बल्कि एक ग्रीन सिग्नल है, उसको दबाएंगे तो वो अगले इसमें आ जाएगा। अगला जो ये करना है, भर्ती करना है, वो उनका ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ईमेल आईडी देने के बाद फिर OTP पूछेगा, उनके ईमेल पे एक OTP आएगी। वो OTP डालने के बाद वो वेरीफाई होने के बाद जो है नेक्स्ट जो है उनके पास ये पूछा जाएगा कि आपका मज़हब क्या है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कौन है। तो जाहिर बात है तमाम इदारों के जो है ये मुसलमान ही होते हैं। अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेटर है और वो गैर कौम है तो वो भी उसको डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर मुसलमान हैं तो उसमें उनको कौन से सेट हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, भोरा हैं, आगा खानी है, ये डालना पड़ेगा। उसके बाद उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी तालीम है, SLC पढ़कर है, नहीं पढ़कर है, BA है, जो भी है वहाँ डालना पड़ेगा। फिर उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वो क्या काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट है उनका, नहीं प्राइवेट उनका ये है, वो चीज़ें डालनी पड़ेगी। उसके बाद जो है अप्लीकेंट का एड्रेस, यानी जो मुतवल्ली है या सदर है, सेक्रेटरी है, उनका एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस में जो है वो कौन सा उनके कौन से स्टेट से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये भर्ती हो जाएंगे। फिर उसके बाद सबमिट बोलकर एक बटन आएगा। सबमिट करने के बाद जो है आगे का मरहला, आगे जो है उसमें ये पूछा जाएगा कि औकाफी इदारा, औकाफी इदारे का नाम, फिर उसका एड्रेस, उनकी क्या जायदादें हैं,
वक्फ पोर्टल में जाएंगे तो वक्फ पोर्टल में ये चीज़ें उनको पूछी जाएगी कि कौन से स्टेट का है। पहला तो कर्नाटक दबाएंगे तो कर्नाटक में कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, बाजू में आएगा। डिस्ट्रिक्ट दबाने के बाद अगर विलेज है तो विलेज तहसील आएगा। शहर बेंगलोर में जो है वार्ड कौन सा पूछेगा, वो कौन से वार्ड में है वो क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद उसका एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस के बाद एड्रेस का प्रूफ, यानी हाँ, क्योंकि अब जो दे रहे हैं उनको जो है उनके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड देना पड़ेगा, या पैन कार्ड नहीं है तो पासबुक में एड्रेस होता है वो देना पड़ेगा, या कोई भी एक एड्रेस प्रूफ उसको इदारे का एड्रेस, नहीं इदारे का नहीं, पहले मुतवल्ली का, मुतवल्ली अपना आईडी देने के बाद और उनका एड्रेस प्रूफ, ये तमाम एड्रेस प्रूफ और आईडी को जो है स्कैन करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। वो देने के बाद जो है उनका फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा मुतवल्ली का। मुतवल्ली का फ़ोटो देंगे, मुतवल्ली के फ़ोटो और एड्रेस का आईडी जो है स्कैन करके जो है वो पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा। तो ये हमारे मुतवल्ली हजरात या मैनेजिंग कमेटी के हजरात को इससे कोई घबराने की बात नहीं है कि भाई हमारा पैन कार्ड क्यों दें, या हमारे टेलीफोन की बिल क्यों दें, हमारे आइडेंटिफिकेशन क्यों दें, हमारा एड्रेस प्रूफ क्यों दें। ये होने के बाद जो है फाइनली प्रोसीड बोलकर एक बटन आता है, सबमिट बोलकर सबमिट करना चाहिए। ये सबमिट करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन कंफर्म बोल के आता है, रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना पड़ेगा। देखिए यहाँ है प्रोसीड है यहाँ पे, यस। तो इसके बाद आएगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ रजिस्ट्रेशन हमें जैसे ही दबाएंगे तो ये जो है इसके बाद ये नेक्स्ट जो है दूसरा पेज आएगा, उसमें जो है औकाफ की जो जायदाद है या औकाफी इदारा है उसका नाम देना पड़ेगा। अब तक हम जो है सिर्फ पर्सनल यानी मैनेजिंग कमेटी या मुतवल्ली की डिटेल्स दे रहे थे। अब यहाँ जो है ये वक्फ पोर्टल ओपन होगा और यहाँ जो है हमें दोबारा हमने जो मोबाइल नंबर जो इनका दिया है उनका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर एक OTP आएगा। OTP के बाद उनको जो है कुछ और डिटेल्स सबमिट करने पड़ेंगे। फिर जो है जो भी इदारे 8 अप्रैल 2025 से पहले 8 अप्रैल 2025 से पहले जो इदारे रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को उन इदारों के ही डिटेल्स देने पड़ेंगे। 2025 के बाद अप्रैल के बाद जो इदारे रजिस्टर्ड हुए हैं उसको नए इदारे तस्वर किया जाएगा, उसका प्रोसीजर अलग है। तो पहले जो है हमारे पास काफ़ी इदारे 8 अप्रैल 2025 से पहले काफ़ी इदारे रजिस्टर्ड हैं, तो उन इदारे को जो है ये तमाम डिटेल्स देने पड़ेंगे। हाँ 21 के बाद क्या है? एनरोलमेंट डिटेल्स ऑफ वक्फ। सेंट्रल में जो है आपको वक्फ का नाम देना पड़ेगा, कौन सा यानी पहले कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे है, ये सब चीज़ें वहाँ आएंगी। उसके बाद जो है वक्फ का जो है उसका वक्फ के इदारे का नाम देना पड़ेगा। वक्फ के इदारे के नाम के बाद जो है ये वक्फ क्या शिया वक्फ है, सुन्नी वक्फ है, वो भी डिटेल देने पड़ेंगे। और उसके बाद ये क्या रिलीजियस है, चैरिटेबल है या कमर्शियल है। तो वक्फ जो है कमर्शियल बहुत कम होता है, तमाम रिलीजियस ही होते हैं, तो ये चीज़ें डालने पड़ेगी। और फिर जो है ये वक्फ जो है क्या वक्फ बाई डेडिकेशन, वक्फ बाई यूज़र, वक्फ अल औलाद, सलामती पट्टी
ये तमाम डिटेल डालने पड़ेंगे। ज़्यादातर जो है हमारे इदारे जो है वक्फ बाय डेडिकेशन में आते हैं। ये डालने के बाद जो है अब यहाँ पूछेगा आपको कि जो वक्फ इदारा है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके शॉप्स हैं, हाउस हैं, बिल्डिंग है, प्लॉट है, एग्रीकल्चर लैंड है, ईदगाह है, इमाम बाड़ा है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है। इन तमाम चीज़ों में जो जो है उसको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आएगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ, क्रिएशन ऑफ वक्फ। वक्फ कब बना? अब हमारे पास ज़्यादातर जो है कई मालूमात नहीं है कि कब वो वक्फ हुआ है। गेजेट नोटिफिकेशन में जो डिटेल्स हैं उस डिटेल के हिसाब से जो है इसको भर्ती करना पड़ेगा। जैसे ही ये होगा हमारे पास वक्फ डीड अगर है तो वक्फ डीड को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। औकाफी जायदातें जितनी भी ज़्यादातर जो 1965 या 72 जो नॉर्थ कर्नाटका में हुई हैं उसकी कोई वक्फ डीड नहीं है, तो उसे जो है हमारा जो गेजेट नोटिफिकेशन है उसके डिटेल्स उसको ज़रा स्कैन करके डालने पड़ेंगे। और जगह है, दुकान है, जो भी है उसका स्क्वायर फीट क्या, अगर दुकान है तो कितने स्क्वायर फीट में है, बिल्डिंग है तो कितने स्क्वायर फीट में है, या एग्रीकल्चर लैंड है तो कितने एकड़ है, ये तमाम डिटेल जो है इसको डालना पड़ेगा। और मैं जितने भी औकाफी इदारे के किराएदार हैं उनके डिटेल्स देने पड़ेंगे। क्या डिटेल्स देने पड़ेंगे? उनका नाम देना पड़ेगा, कौन किराएदार है, उनका एड्रेस देना पड़ेगा। किराएदार हो या कोई जगह लीज को दी गई है तो लीज को जो जगह दी है वो लस्सी का नाम, उसका पता देना पड़ेगा। और किराया कितना रेंट आ रहा है, एग्रीमेंट कब उनका ख़त्म हो रहा है, एग्रीमेंट की डिटेल देनी पड़ेगी। मज़ीद अगर कोई केस चल रहा है तो उसकी डिटेल्स भी इसमें देनी पड़ेगी। और वो उससे आगे जाकर जो है हमारे जो लिटिगेशंस हैं, अब कई इदारे ऐसे हैं जहां जायदादें हैं, गेजेट में हैं, लेकिन कोर्ट में केसेस हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि शहर बेंगलोर में जो है सोतेशा मानिक शाह दरगाह, उसकी एक प्रॉपर्टी है, भूपसंद्रा में है और बेल्लडी में है, गेजेट नोटिफिकेशन में है। भूपसंद्रा बेल्लडी का जो है उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो डिटेल भी डालने पड़ेंगे। बड़ा मकान है हज़रत अताउल्लाह शाह और नबी शाह दरगाह, वहाँ कई जायदादें हैं गेजेट में, वो तमाम चीज़ों को डालना पड़ेगा। अगर वहाँ हाफ काम्स की एक जगह है उसका क्या लिटिगेशन है वो डिटेल डालना पड़ेगा। और बड़े मकान का मसला ये है कि वहाँ 300 से ज़्यादा टेनेंट्स हैं, एक बड़ा मरहला है इन तमाम के तफसीलात डालने का। तो हमारा कहने का मकसद यह है कि वक्फ बोर्ड अपनी कोशिश कर रहा है लोगों में, और मुतवल्ली हजरात में मैनेजिंग कमेटी में एक शऊर लाए कि भाई इसको जो है अपलोड करना ज़रूरी है। महज वक्फ बोर्ड की ही जिम्मेदारी नहीं है, आज हर मुतवल्ली की, हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि इस पोर्टल में तमाम चीज़ें डालें। अगर गलत डिक्लेरेशन डालेंगे वो भी सही नहीं होगा। तमाम चीज़ें डालने के बाद जो है इसको सबमिट करने से पहले एक डिक्लेरेशन आएगा, वो डिक्लेरेशन में भी काफ़ी कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस हम बोलते रहें कि तो हमारे जो मैनेजिंग कमेटी के हजरात हैं या मुतवल्ली हजरात हैं वो घबरा जाएंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये डिटेल्स देना ज़रूरी है। ये हम जो भी डिटेल्स डालेंगे, तमाम डिटेल डाल के डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है ये तमाम ये
डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को जाएंगे, वो उसको वेरीफाई करेंगे। वो वेरीफाई कर सबमिट करने के बाद जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट बोर्ड की जो होते हैं उनके पास जाएगा। वो वेरीफाई करने के बाद ये जो है पोर्टल को चला जाएगा। ये एक प्रोसेस है। तो अभी शुरू होने वाला है। मुझे कहा गया मैं 2 दिन पहले जो है कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के चेयरमैन और CEO से मुलाकात की थी, तो उन्होंने बताया है कि पूरी तैयारी हो रही है। गुलबर्गा में जो है तकरीबन एक ही जगह 15 कंप्यूटर्स डाल के उन्होंने काम शुरू किया, जहाँ पे जो है तकरीबन 40% इदारों के ये जो है दाखिले हो चुके हैं। तो चेयरमैन साहब ये भी कह रहे थे कि कई और अजला में भी जो है इस किस्म के कैंप्स वगैरह लगाएंगे। शहर बेंगलोर में भी कई हज़ार इदारे हैं, तो उन इदारों के लिए ये ज़रूरी है। अब जो भी बड़े इदारे हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा, क्या सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन है, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन वक्फ का इदारा नहीं है, लेकिन सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के मातहत 3-4 इदारे ऐसे हैं जो वो पोर्टल में डालना पड़ेगा। एक बड़ा इदारा है, वो जिम्मेदार इदारा है, वो करेंगे, हमें उम्मीद है। वो है या मुस्लिम आर्फनेज है या सिटी के जामिया मस्जिद है या हमीशा कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ जो है हमीशा कॉम्प्लेक्स में तो डिस्ट्रिक्ट वक्फा से ऑफिस 2 हैं वहाँ पे, वो वहाँ करेंगे। मेरा मतलब ये है कि ये तमाम 5 तारीख तक अगर कोर्ट से हमें एक्सटेंशन नहीं मिला, 5 दिसंबर ही ख़त्म हो गया, तो जो है मुश्किल होगी। इसलिए जो है अलग अलग जगह पे, बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बजाय ताल्लुका लेवल में भी जो है इस किस्म की कैंप्स लगाए जाए या सेंटर्स खोले जाएं, जहां जो है ये तमाम पोर्टल में चीज़ें डाली जाए। अब बेंगलोर में मैं कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ तक मुझे मालूम है आज तक कोई भी कमेटी नहीं बनी है। वहाँ कोई ना केयर टेकर है ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ एक लंबी फहरिस्त है उसकी, जिसमें ये जयमाल में क्या इदारा है, ये दरगाह, नहीं इसका दरगाह लोकल शाह। हाँ, यहाँ जयमहल में जो दरगाह है, दरगाह में कोई कमेटी नहीं है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वहाँ के डिटेल्स कौन डालेंगे? सियापुश बाबा के पास जो दरगाह है उस दरगाह का मामला है, नहीं खादर शाह, और कई इदारे हैं, बासी सराय है इसमें, वहाँ भी कौन है नहीं मालूम। शिवाजी नगर में कुछ इदारे हैं, वहाँ कौन है? यहाँ एक मदीना मस्जिद के सामने एक वक्फ का इदारा है, वहाँ मज़ारें हैं, दुकानें हैं, वक्फ की कोई कमेटी नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। लेकिन खुशकिस्मती यह है कि यहाँ की शिवाजी नगर के लोकल MLA रिजवान अरशद ने उस प्रॉपर्टी का खाता बनाया है BBMP में, तो प्रॉपर्टी बची है वो। तो ये अगर प्रॉपर्टी के बाउंड्रीज भी देने पड़ेंगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है। अगर खाता है तो अगर BBMP में है या म्यूनसिपाल्टी में है तो म्यूनसिपाल्टी का और BBMP का खाता भी उसमें डालना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर है, इन विलेजेस में है, तो पहाड़ी डालनी पड़ेगी। तो इन तमाम चीज़ों को डालना पड़ेगा। एक अगर इदारा, एक इदारे के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा टेनेंट्स हैं, अब हमारे ये हज़रत कंबलपोश दरगाह, कई यहाँ पे टेनेंट्स हैं। अब उन टेनेंट्स का डिटेल डालने के लिए यहाँ जो है ये केयर टेकर है, केयर टेकर एक ऑफिसर हैं, तो वहाँ जो है कमेटी अगर है, कमेटी पहले के लोग हैं, ये सब मिल के जो है ये इन डिटेल्स को डालना पड़ेगा। और जो भी केयर टेकर है या जो भी मुतवल्ली हैं उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। इनको जो है मैं दोबारा ये गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम डिटेल्स को अपलोड करें। अपलोड करने के बाद हमारा एक फरीज़ा ये अंजाम होगा। इससे पहले ये डिटेल्स ऐसा माहौल नहीं था, सिर्फ वक्फ में रजिस्टर्ड होता था। औक़ाफ़ में कर्नाटका के अंदर जो है कई इदारे गेज़ेट नोटिफिकेशन की पब्लिकेशन के बाद जो
रजिस्टर हुए हैं उनकी CR सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको डालना पड़ेगा। और मुतवल्ली और मैनेजिंग कमेटी डाल रही है तो मैनेजिंग कमेटी को कब अपॉइंटमेंट किए गए उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी जो है उसकी भी डिटेल्स इसमें डालनी पड़ेगी, उसको भी स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट की डीड को स्कैन करके वो अपलोड करना पड़ेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है शायद कोई मीटिंग कर रहे हैं मुतवल्ली हजरात को लेकर, उनको समझा रहे हैं। हम भी जो है, मैं और अशरफ साहब भी ये बात कर रहे थे कि हम भी ये पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ रिटायर्ड जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वक्फ बोर्ड के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, एम ए खालिद हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, फ़हीम साहब हैं, पनाली हैं, इन सब को लेकर एक बार मुजीबुल्लाह ज़फ़ारी हैं, ये सब लोगों से लेकर एक बैठक करके जो है उनसे भी मशवरा करके कि किस तरीके से हम जो है हमारे मैनेजिंग कमेटीज़ को, हमारे मुतवल्लीस को ये सलाह दें, ये मशवरा दें कि भाई इस पोर्टल में डालना ज़रूरी है और डालिए। और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बेंगलोर में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEO से मुलाकात करने के बाद, मैं और अशरफ साहब 2-1 दिन में उनसे मुलाकात करेंगे, करने के बाद हम भी एक सेंटर कहीं खोलेंगे जहाँ पे जो हजरात वक्फ बोर्ड में जाकर नहीं कर सकते वो यहाँ आकर जो है उनके तफसीलात यहाँ से अपलोड करें, क्योंकि इसे वाईफाई का होना ज़रूरी है, स्कैनर का होना ज़रूरी है, कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें हम करने के लिए जो है कर रहे हैं। 102 सेंटर जो है हम लोग शहर में, बेंगलोर में यहाँ एक हो, फिर पुलिकेशी नगर असम्बली हल्का, सर्वज्ञ नगर असम्बली हल्का, हेब्बाल असम्बली, यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे इदारे हैं। तो इनके लिए भी एक सहूलत करें। हम उनसे बात करने के बाद हमारा एक नंबर देंगे, हमारे उस नंबर पे जो भी है कांटेक्ट करेंगे, हम उनके तफसीलात उनको वक्त दे के जो है वो पोर्टल में हम डालने की कोशिश करेंगे।